नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका पावर माइंड ऑनलाइन ऐप पर, पावर माइंड यूट्यूब चैनल पर। ओके, तो आज हम जो है बेटा रेलवे के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करने वाले हैं। ठीक है, एनटीपीसी के एग्जाम के लिए जो कि जीके प्लस करंट जीके बेस्ड होंगे। तो स्टार्ट करता है सेशन। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर बेटा कि सुमित अंतिल ने टोक्यो पैरालंपिक में 2020 में भाला फेंक स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण, कांस्य, रजत या इनमें से कोई नहीं। सुमित अंटिल हैज वॉन विच मेडल इन द जेवलिन थ्रोवर इवेंट एट द टोक्यो पैरालंपिक्स 2020? तो गाइस इसका जो राइट आंसर है बेटा वो है स्वर्ण। ठीक है, अपूर्वी के बाद में सेकंड गोल्ड था अपने लिए ये। ओके, और जो सुमित अंतिल है ये कहां के बेटा? सोनीपत हरियाणा। कहां के? ये सोनीपत हरियाणा के हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट है देश के नए उपचुनाव आयुक्त कौन है? उमेश सिन्हा, यशपाल यादव, श्रीकांत टी या रमेश सीकरी? बताओ फटाफट से। डेप्यूटी जो आपके इलेक्शन कमिश्नर हैं वो कौन है भाई? बताइए। ठीक है, उमेश सिन्हा, यशपाल यादव, देन श्रीकांत टी और रमेश सीकरी, ये आपके चार ऑप्शंस हैं। तो इसमें आंसर कौन सा है? इसमें आंसर है उमेश सिन्हा। हाँ बिल्कुल, उमेश सिन्हा जो यूपी से हैं बेटा। ये कहां से बेटा? यूपी से हैं। 1986 बैच के क्या है बेटा? ये आईएएस है। ओके, और अभी जो मुख्य चुनाव आयुक्त है बेटा वो कौन है? श्री सुशील चंद्र है। श्री सुशील चंद्र जो है देश के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं अपन। जी हां, अगला सवाल है 30 अगस्त 2021 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर लड्डू वितरण योजना का शुभारंभ किया है? देखिए जो लड्डू वितरण योजना है ना, ये लड्डू वितरण योजना जो है ये गर्भवती महिलाओं के लिए, गर्भवती जो महिलाएं हैं ओके, उनको पौष्टिक तत्व उपलब्ध कराने के लिए योजना है ये। ओके, लड्डू योजना। क्लियर भाई? हां, इस योजना जो बेटा हर माह एक गर्भवती को 15 लड्डू वितरित किए जाएंगे। कितने लड्डू बेटा? 15 लड्डू। तो इसका स्टार्ट हुआ था कहां से? गांधीनगर, जो उनका खुद का चुनाव क्षेत्र है, वहां से 30 अगस्त 2021 को। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं अपन। देखिए आगे, अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस पहली बार कब मनाया गया है? When was the International Day for People of African Origin observed for the first time? 30 अगस्त को, 31 अगस्त को, 1 सितंबर को या 2 सितंबर को पहली बार कब मनाया गया अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए? बताइए बेटा। ओके, तो मनाया गया 31 अगस्त को, और जो लीड किया है वो किया है कोस्टा रिका ने। इसने कोस्टा रिका ने इसका नेतृत्व किया है। चलिए नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृतसर में जलियांवाला बाग के नए कैंपस का उद्घाटन किया है। यह जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो अभी वहां ने उद्घाटन किया है। तो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड होता है वो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ओके, किसके विरोध में वहां पे हुआ था? उस समय रोलट एक्ट आया था, है ना? तो रोलट एक्ट के द्वारा पंजाब के 2 व्यक्तियों या 2 नेता, डॉक्टर सतपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को अरेस्ट कर लिया था। तो इन्हीं को छुड़ाने के लिए लोगों ने बैसाखी का पर्व चुना, और 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में शांतिपूर्वक सभा हो रही थी। उस सभा की सूचना जनरल डायर को पहुंची, और डायर ने वहां पर शूटिंग का ऑर्डर दे दिया, फायरिंग का ऑर्डर दे दिया, और उस फायरिंग के कारण 1000 मोर पीपुल जो है उसमें किल हो गए। और इसी की जांच के लिए हंटर आयोग बनाया गया था, और हंटर आयोग ने जनरल डायर को टर्मिनेट किया था और उसे कहां भेज दिया? ब्रिटेन में। लेकिन उसे ब्रिटेन वालों ने ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा था।
तो कब हुआ था ये? 13 अप्रैल 1919 को हुई थी घटना। नेक्स्ट सवाल देखते हैं अपन। नेक्स्ट सवाल है, बैक टू रूट्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? करीना कपूर खान, अनुपम खेर, तमन्ना भाटिया या सोनू सूद? बैक टू रूट्स, बताइए बेटा, बैक टू रूट्स जो किसकी पुस्तक है बेटा? काफी इंपॉर्टेंट है ये। जी हाँ, करीना कपूर खान, अनुपम खेर, तमन्ना भाटिया या सोनू सूद? तो किसकी है ये बुक? बताए सब लोग। जी हाँ, तो किसकी बेटा? तमन्ना भाटिया। तमन्ना भाटिया जो कि एक्ट्रेस है, हीरोइन है। ओके, हाँ, इन्होंने अपने कोच ल्यूक कौटिल्यन ओके के साथ मिलकर यह बुक लिखी है। अगला सवाल है, फिट इंडिया मोबाइल ऐप को किसने लॉन्च किया है? हु हैज लॉन्च द फिट इंडिया मोबाइल ऐप? नरेंद्र मोदी, अनुराग ठाकुर, अमित शाह या राजनाथ सिंह? तो ये फिट इंडिया मोबाइल जो ऐप है बेटा, ये अनुराग ठाकुर ने लॉन्च किया है, जो कि युवा और खेल मंत्री हैं। ठीक है, जी हाँ, युवा मंत्रालय इनके पास है। क्या है ये? युवा व खेल मंत्री। तो ये भारत सरकार का ऐप है बेटा। फिट रहेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, समझ गए? हाँ, ये वही है, अनुराग ठाकुर तो फिट इंडिया मोबाइल को इन्होंने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, पोषण माह किस महीने में मनाया जाता है, मनाया जाएगा? पोषण माह जो है कब से कब तक मनाया जाता है? ठीक है, तो बेटा ये मनाते हैं अपन सितंबर में। कब से कब तक? 1 से 7 सितंबर को मनाया जाता है। और अभी लास्ट टाइम जब 2021 में मनाया गया था, ओके, हाँ, तो उस 2021 की जो थीम थी वो क्या थी? शुरू से ही स्मार्ट तरीके से खाएं। किससे खाएं? स्मार्ट तरीके से। अब तक तो पढ़ाई स्मार्ट थी, अब खाना भी स्मार्ट खाना है अपन को। फास्ट फूड को अवॉइड करना है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं अपन। नेक्स्ट सवाल है, अपातनी कहां का मुख्य जनजातीय समूह है? अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, नागालैंड या सिक्किम? अपातनी जो ट्राइब से बेटा, ये कहां की है? अरुणाचल प्रदेश की मेन ट्राइब है। इस ट्राइब में जो है आप कहो चीन और जो म्यांमार है ना, हाँ, उनका ही मिक्स है। तो आप कहो चीन और तिब्बती परिवार का ही मिक्सअप आता है, चीनी व तिब्बती के सम्मिश्रण की प्रजाति है। तो कहां है बेटा अपातनी जनजाति? आंध्र प्रदेश में निवास करती है। नेक्स्ट है, साइंस क्वेश्चन है, इसको स्किप कर देते हैं। हाँ भाई, नेक्स्ट सवाल बेटा, भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड है। द लार्जेस्ट रेलवे यार्ड ऑफ इंडियन रेलवे इज? सबसे बड़ा रेलवे यार्ड जो है वो कौन सा है? बताएं भाई। ओके, तो मुगल सराय, खड़गपुर, गढ़हारा या नन ऑफ दीज? लार्जेस्ट रेलवे यार्ड कौन सा है बेटा? तो कौन सा बेटा? मुगल सराय है। मुगल सराय इज द पार्ट ऑफ यूपी। हाँ, इसकी जो लेंथ है बेटा वो है 12.5 किलोमीटर। कितनी लेंथ इसकी? 12.5 किलोमीटर है। तो ये सबसे बड़ा जो है रेलवे यार्ड है इंडिया का। अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, प्रवासी प्रजाति पर कन्वेंशन निम्न में से किस विश्व संगठन का एक हिस्सा है? प्रवासी प्रजाति कन्वेंशन, हाँ बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा पूछा गया है। अभी जो कोप भी हुआ था 13वां इंडिया में, पता है आप लोगों को, तो है ना, तो बताइए। बिल्कुल, अभी कोप कहां हुआ था? कोप इंडिया में हुआ था। कोप 13 कहां हुआ था बेटा? ये गांधीनगर में हुआ था। 17 फेब से 22 फेब को हुआ था 2020 में। तो किसके लिए बेटा ये? हाँ, ये करता है आपके यूएनई, और यूएनई पार्ट ऑफ यूनिसेफ, तो यूनेस्को। ठीक है, यूनेस्को का पार्ट है। चलें अगला सवाल देखते हैं अपन। नेक्स्ट सवाल है, एमसीसी मेलबर्न क्रिकेट, पता है ना,
हाँ, काउंसिल के निम्नलिखित अध्ययों में से कौन से पेशेवर क्रिकेटर नहीं थे, मतलब जिनका संबंध क्रिकेट से एज ए, मतलब आप सकते हो कि वो एक पेशा नहीं था उनका, या प्रोफेशनल क्रिकेटर नहीं थे। ओके, तो कौन नहीं थे बेटा? क्रिस्टोफर मार्टिन जेकिंस, टेड डेक्स्टर, कॉलिन क्राउडे या पीटर मे। हु अमंग द फॉलोइंग एमसीसी प्रेसिडेंट वाज नॉट अ प्रोफेशनल क्रिकेटर? तो कौन है बेटा? क्रिस्टोफर मार्टिन जेकिंस। ये बेटा पत्रकार थे और मूलतः कहां के थे? ये ब्रिटेन के थे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। रेलवे टिकट में पीएनआर का क्या अर्थ होता है? पीएनआर मतलब जब आप रेलवे टिकट लेते हैं तो उस पर एक पीएनआर लिखा आता है, तो उस पीएनआर का मतलब क्या? परमानेंट नंबर रिकॉर्ड, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, पैसेंजर नंबर रिकॉर्ड, या इनमें से कोई नहीं। पीएनआर का मतलब होता क्या है भाई, बताइए? क्या है इसमें? पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। ठीक है, उसको आप सर्च करोगे तो उस पर आपका सब कुछ जो हमने टिकट बुक करवाया है इंफॉर्मेशन मिल जाएगी आपको। नेक्स्ट है रेल बंधु है। रेल बंधु क्या है भाई, बताए फटाफट से। चार ऑप्शन तो आपके सामने हैं। राजधानी शताब्दी या वातानुकूलित दुरंतो एक्सप्रेस ट्रेनों की उपलब्ध भारतीय रेलवे एक मैगजीन है, या प्रत्येक रेलवे डिवीजन की एक वेबसाइट है, अदरवाइज आपातकालीन चिकित्सा देने के लिए प्रत्येक ट्रेन में मौजूद एक चिकित्सा अधिकारी है, या राजधानी शताब्दी व वातानुकूलित दुरंतो एक्सप्रेस ट्रेनों के प्रत्येक ऐसे डिब्बे में मौजूद सुरक्षा गार्ड है। तो क्या इसमें से रेल बंधु क्या है बेटा? राजधानी शताब्दी या वातानुकूलित दुरंतो एक्सप्रेस ट्रेनों की उपलब्ध भारतीय रेलवेज एक पत्रिका है भारतीय रेलवे की। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। जी हां, अगला सवाल है नो फुल स्टॉप इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? नो फुल स्टॉप इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? मार्क टली, आर के नारायण, वेद मेहता या नीदर सी चौधरी? नो फुल स्टॉप इन इंडिया, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक? तो कौन है बेटा? आर के नारायणन है। चलिए अगला सवाल देखते हैं इसमें। हाँ भाई, नेक्स्ट सवाल देखिए। निम्न में से कौन सा युग्म सही मेल नहीं खाता है? ध्यान रखना, एक तरफ आपको लोकेशन दी हुई है और सामने दिखा वो कहां पे लोकेट है। ठीक है, कहां पे लोकेट है वो? तहरीर स्क्वायर अबू धाबी में, ट्रफलगर स्क्वायर लंदन में, रेड स्क्वायर मॉस्को में, या तियाननमन स्क्वायर इन बीजिंग? तो कौन सा है वो है कहां पे? इन चारों में से कौन सा मिसमैच है? तो देखिए तहरीर जो स्क्वायर है बेटा ये अबू धाबी में नहीं है। ठीक है, ये कहां पर है बेटा? मिस्र की राजधानी काहिरा में है। कहां पर ये? मिस्र की राजधानी काहिरा में। ठीक है, तो क्या आएगा इसमें? ए होगा, जो कि मिसमैच है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य की कार्य अवधि मतलब टेन्योर जो है कितना होता है? व्हाट इज द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ अ टेम्पररी मेंबर्स ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल? देखिए जो सुरक्षा परिषद है बेटा, इस सुरक्षा परिषद में टोटल जो मेंबर हैं ये होते हैं 15। कितने होते हैं? 15। इसमें से परमानेंट मेंबर होते हैं 5 और टेम्पररी होते हैं 10। इन पांचों को क्या प्राप्त है बेटा? वीटो पावर प्राप्त है। कौन कौन से ये 5 मैं बता दूं आपको। फर्स्ट है आपका यूएसए, सेकंड चाइना, थर्ड ग्रेट ब्रिटेन, फोर्थ रशिया, और आप देखते हो अभी कि रशिया और यूक्रेन में जो है थोड़ा माहौल गर्म हो रहा है, क्लियर। और फिफ्थ है आपके फ्रांस। बाकी जो है 10 अस्थायी होते हैं, इनका कार्यकाल जो होता है 2 वर्ष के लिए होता है। कितने बेटा? 2 वर्ष के लिए।
तो 2 वर्ष आएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। हाँ भाई, भारत और जर्मनी की नौसेनाओं ने 26 अगस्त 2021 को कहां पे संयुक्त नौसेना अभ्यास आयोजित किया है? नेवल एक्सरसाइज जो है आयोजित की है, तो वो कहां पे की है बेटा? रेलवे में जो है ये वॉर एक्सरसाइज काफी पूछी जाती है, बहुत ज्यादा इनका रोल है बेटा। तो आप बताइए कहां पर है ये, मतलब कहां पे उन्होंने वॉर एक्सरसाइज की है? द बे ऑफ बंगाल में, हिंद महासागर में, अरब सागर में, या अदन की खाड़ी में? बताएं। हाँ, बहुत बार पूछा जाता है वॉर एक्सरसाइज के लिए, क्वेश्चंस बहुत आते हैं। बता दूं आपको एक तो, इसमें इंडिया को लीड किया था त्रिकंद शिप ने। किसने किया था? त्रिकंद शिप ने किया था। और जर्मनी को लीड किया था बारियन ने। और कहां होता बेटा ये होता आपके अदन की खाड़ी में। चलें अगला नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हाल ही में बुद्धदेव गुहा का निधन हुआ है, वह कौन थे? रिसेंटली बुद्धदेव गुहा हैज पास्ड अवे, हु वाज ही? तो कौन थे बेटा वो? हाँ, इनका जो निधन है बेटा वो 29 अगस्त 2021 को हुआ है। और ये बांग्ला भाषा के प्रसिद्ध लेखक थे। किसके थे? बांग्ला भाषा के प्रसिद्ध लेखक थे। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन थे ये। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट है, द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी अनुपम कृति है? बीरबल साहनी की, सलीम अली की, सतीश धवन की, या मेघनाथ शाह? किसकी बेटा ये? मेघनाथ शाह की है द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस, जो बुक है मेघनाथ शाह ने लिखी है। नेक्स्ट सवाल है, राख का टीला निम्नलिखित में किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? राख का टीला जो है किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? बुद्धिहाल से, संगन कल्लू से, कौल डिहवा से, या ब्रह्मगिरी से? दीज आर द ऑल ऑफ द पार्ट ऑफ कर्नाटका। ठीक है, तो राख का टीला जो है बेटा इस प्रकार से होता है, स्टेच्यू होता है, उसके यहां पे एक छोटा सा गुंबद सा बना होता है। ठीक है, इसमें गोबर प्लस राख से इसको मतलब कवर किया जाता है, ढका जाता है, लिपा जाता है, आप कह सकते हो। तो कौन सा है? संगन कल्लू है, जो कि आपके कर्नाटक का जो क्षेत्र है पूरा उसमें ये है। ठीक है, स्पेशली द बेल्लारी। कहां पर? बेल्लारी में आप जाओगे तो वहां पर आपको घोड़े की आकृति की पहाड़ियां मिलेगी। क्या मिलेगी? घोड़े की आकृति की पहाड़ियां, उनके बीच में है ये। क्लियर भाई? चलिए, वेरी गुड। आगे नेक्स्ट सवाल। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब हुई थी भाई? बताएं। When was the Indian Space Research Organization established? 970, 994, 1872 या 1969? तो कब हुई बेटा? 969 में हुई थी, 15 अगस्त को हुई थी। और अभी रिसेंटली जो है इसके चेयरमैन चेंज हुए हैं। ओके जी हाँ, पहले के सिवान थे। पहले कौन थे बेटा? के सिवान थे। और वर्तमान जो है वो है एस सोमनाथ। कौन है बेटा? एस सोमनाथ है, जो किसके स्थान पर आए हैं? के सिवान का स्थान लिया है। नेक्स्ट चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं अपन। चलिए, भारत में फूलों की अधिकतम किस्में कहां पाई जाती है? असम में, केरल में, उत्तरांचल में, या सिक्किम में? तो इसका नाम क्या हो गया? उत्तराखंड हुआ है। तो यहीं पर है फूलों की घाटी। फूलों की घाटी। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल कौन सी है? बारबरी, जमुनापुरी, काली बंगाली, या शीतल?
वाह, शीतल, है ना। तो कौन सी जमुनापुरी है, जमुनापुरी जो यूपी में पाई जाती है, स्पेशली गंगा प्लस यमुना प्लस चंबल का जो मैदान है, इनका बेसिन है, इसमें पाई जाती है। इसका दूध और मांस दोनों ही का फेमस होता है। ओके, तो ये जो सवाल थे बेटा, ये थे अपने जीके के सवाल। ऐसे अब आपको रोज जो है क्लास मिलेगी। ओके, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम एनटीपीसी सीबीटी 2 के मॉक टेस्ट का एनालिसिस करेंगे। जीके और जीएस वाले पार्ट का, हम जीएस वाले पार्ट का एनालिसिस करेंगे। ठीक है, जैसे भी क्वेश्चंस आते हैं उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उनका एनालिसिस हम करेंगे। पहला क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, आप देख लीजिएगा। कौन सा दिया हुआ है पहला क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा अनुकूली प्रतिरक्षा की विशेषता नहीं है। विच ऑफ दीज इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ अडेप्टिव इम्यूनिटी। कौन सा नहीं है, नहीं पूछा है ना। तो देखो, पहला दिया हुआ इम्यूनोजेनिक मेमोरी, सिंपल सी बात है, होता है। नहीं का पूछा, नोट आपको लगाना है। तो इम्यूनोजेनिक मेमोरी, एंटीजन नो इम्यूनोजेनिक, एंटीजन लिखा हुआ है यहां, तो इसका सही करेक्ट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन है, वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा इसका। ठीक है, एंटीजन इम्यूनोजेनिक मेमोरी, इम्यूनोजेनिक मेमोरी लिख देता यदि, तो एकदम से सही होता है ना। ठीक है, अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हिपेटोलॉजी क्या है। हिपेटोलॉजी भाई किसको कहा जाता है, पूछा है आपसे ये। देखो, लॉजी मतलब होता है स्टडी करना, आप बहुत अच्छे से जानते हैं इस चीज को। स्टडी, एक या दो क्वेश्चन स्टडी का आता है, इसका तो सही आंसर होगा कि यकृत का अध्ययन करना या स्टडी ऑफ लीवर क्या कहलाता है आपका? हिपेटोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, किडनी की स्टडी को कहा जाता है बेटा नेफ्रोलॉजी। क्या कहा जाता है? नेफ्रोलॉजी कहा जाता है, नेफ्रोलॉजी कहा जाता है, नेफ्रॉन, नेफ्रोलॉजी, है ना। ठीक है, मस्तिष्क की अधिक की स्टडी को या ब्रेन की स्टडी को क्या कहा जाता है? नर्वस साइंस भी बोल सकते हो, नर्वस साइंस भी बोल सकते हो, और आप इसको न्यूरोलॉजी भी बोल सकते हो। नर्वस सिस्टम की स्टडी, उसी के अंदर ब्रेन है, तो न्यूरोलॉजी भी बोल सकते हो। नर्वस साइंस या न्यूरोन साइंस, है ना, न्यूरो साइंस या न्यूरोलॉजी भी कह सकते हो। और हृदय के अध्ययन को या स्टडी ऑफ हार्ट को आप कार्डियोलॉजी कहोगे। क्या कहोगे? कार्डियोलॉजी। तो चारों स्टडी आ गई ना। ठीक है, तो आपने क्या क्या देखा? किडनी की स्टडी नेफ्रोलॉजी, ब्रेन की स्टडी है वो न्यूरो साइंस या न्यूरोलॉजी, यकृत वाले का हिपेटोलॉजी है ही। जैसे बीमारी होती है ना हिपेटाइटिस, लीवर से रिलेटेड होती है, तो हिपेटाइटिस वर्ड जो आ रहा है वो किसकी? हिपेटो, किसके लिए आ रहा है? लीवर के लिए आ रहा है। और यकृत, हृदय का जो अध्ययन है उसको क्या कहा जाता है? कार्डियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पादप रंजक एवं सुदूर रक्त प्रकाश क्षेत्र में अवशोषित हो जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट डाई आर अब्जॉर्ब्ड इन द ब्लड एंड फार ब्लड लाइट रीजन? तो क्रिप्टोक्रोम, कैरोटीनॉइड, क्लोरोफिल, फाइटोक्रोम। रंजक का मतलब क्या होता है? देखो, सबसे पहले तो वो चीज समझो आप, मतलब उसको डाई करना। ठीक है, तो कौन सा पादप रंजक प्लांट डाई के रूप में किसका यूज किया जाता है? फाइटोक्रोम का। और क्या दिया है? सुदूर रक्त प्रकाश क्षेत्र, ब्लड एंड फार ब्लड लाइट रीजन पूछा है, तो उसका सही जवाब क्या होगा? फाइटोक्रोम। क्रिप्टोक्रोम जो होता है ना, ये ब्लू लाइट के प्रति सेंसिटिव होता है, याद रखना। ये तो कौन सा रक्त प्रकाश क्षेत्र दिया है? रक्त प्रकाश क्षेत्र का मतलब क्या है? मतलब रेड से रिलेटेड। तो ये ब्लू के प्रति सेंसिटिव होता है, ब्लू कलर के प्रति या नीले रंग के प्रति क्या होता है? ये सेंसिटिव होता है। क्रिप्टोक्रोम जहां भी आपको दिख जाए तो आपको गौर करना है, क्योंकि ये जो क्रिप्टोक्रोम है ये फ्लेवी प्रोटीन का ही क्या है? एक ग्रुप है, एक वर्ग है ये। ठीक है, कैरोटीनॉइड आप जानते हो, जैसे गाजर में है कैरोटीनॉइड है, जो लाल रंग, जो येलो, ऑरेंज और दूसरा किसके लिए? रेड के लिए होता है, और ये फैट सोल्यूबल होता है। वसा को क्या करता है? ये सोल्यूबल करने का काम करता है। तो ये किस किस के लिए होता है? एक तो येलो, एक ऑरेंज कलर,
के प्रति सेंसिटिव होगा, और दूसरा ये रेड कलर के लिए, जैसे गाजर का लाल रंग बोलते हैं ना कि कैरोटीनॉइड के कारण होता है। क्लोरोफिल है, ये प्लांट्स की लीव्स में पाया जाता है, पत्तियों में पाया जाता है। आप जानते हो जो कौन से कलर के लिए होता है, ग्रीन कलर के लिए होता है। हो गए ना पूरे कलर। अगला देखिएगा, बागान खेती की कार्य प्रणाली को के रूप में जाना जाता है। जो बागों की खेती होती है ना, उसको क्या कहा जाता है? बागान खेती की कार्य प्रणाली को द प्रैक्टिस ऑफ गार्डन कल्टीवेशन इज नॉन एज, उसको क्या कहा जाता है भाई? तो जो गार्डनिंग करी जाती है ना, बागानी खेती करी जाती है, उसको हॉर्टिकल्चर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हॉर्टिकल्चर। एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर जो दिया हुआ है इसमें अपनी जितनी भी फसल है वो आ गई एग्रीकल्चर में, आप जानते हो, ठीक है। और विटीकल्चर किसको कहा जाता है? जो ग्रेप्स की खेती करी जाती है ना, उसको विटीकल्चर कहा जाता है। अंगूर की खेती के लिए, प्रोडक्शन ऑफ ग्रेप्स, अंगूर की खेती या अंगूर के उत्पादन के लिए विटीकल्चर यूज में लिया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये कंप्यूटर का क्वेश्चन आ गया भाई, ठीक है, फिर भी हम देखेंगे, करेंगे। प्रोग्रामिंग में कुछ कथनों की बार बार पुनरावृत्ति को प्राय क्या कहा जाता है? इन प्रोग्रामिंग व्हाट इज द फ्रीक्वेंट रिपीटेशन ऑफ सम स्टेटमेंट्स। तो बार बार यदि कथन की पुनरावृत्ति हो रही है, बार बार दोहराया जाता है, तो उसको कहा जाता है लूपिंग। किस नाम से जाना जाता है? उसको लूपिंग के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा, दांत और हड्डियां किसकी मजबूती और दृढ़ता प्राप्त करते हैं? फ्रॉम वोम डू टीथ एंड बोन्स गेन स्ट्रेंथ एंड, मतलब स्ट्रोंग और जो दृढ़ होते हैं एकदम से, वो किसकी वजह से होते हैं? तो आप जानते हो वो स्ट्रोंग किसकी वजह से, दांत और हड्डियां कैल्शियम की वजह से होते हैं, ठीक है। ये तो टूथ डिके का काम करता है, दांतों के क्षरण का काम करता है। फास्फोरस की वजह से तो सफेद होते हैं, फॉस्फेट की वजह से, और कैल्शियम की वजह से क्या होते हैं? वो स्ट्रोंग होते हैं। अगला क्वेश्चन है, शार्क में किस प्रकार की पूंछ पाई जाती है? शार्क मछली होती है ना, उसमें पूछा है कि किस प्रकार की पूंछ पाई जाती है। व्हाट टाइप ऑफ टेल इज फाउंड इन शार्क? तो कैसे प्रकार की होती है? वो विषम पाली होती है, विषम पाली, जिसको इंग्लिश में ये ना कह के आप कहोगे हेटेरोसर्कल बोलते हो। आप क्या बोलते हो? हेटेरोसर्कल। तो ये विषम पाली पूंछ ना करके ये हेटेरोसर्कल के नाम से भी आ सकता है। भाई देखना कि शार्क की पूंछ किस टाइप की होती है, हेटेरोसर्कल टाइप की होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप, पृथ्वी का वातावरण धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी ताकत जिम्मेदार है? विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग द एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ? तो आप सब जानते हो कि पृथ्वी का भार की बात आए तो हमेशा किसको याद करोगे? अर्थ ग्रेविटी को, हमेशा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को, बल को आप याद करोगे, हाँ या ना? क्योंकि यही बल लगता है उस पर। अगला क्वेश्चन है आपका, धारा का वहन करने के समय सुचालक कैसा होता है? व्हाट इज द कंडक्टर एट द टाइम ऑफ कैरिंग द करंट? धारा का वहन करते समय, तो धारा जब वहन करते समय, करने के बाद तो पॉजिटिव नेगेटिव आ जाता है, चार्ज आ जाते हैं। करते समय की बात कर रहा है या करने से पहले, तो हमेशा क्या होते हैं? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है। फिर क्या है? धनात्मक ऋणात्मक दोनों ही आ जाते हैं भाई, अकेला नेगेटिव नहीं आता, अकेला पॉजिटिव नहीं आ सकता, है ना। तो करते समय पूछा है और करने के बाद वो कहता तो हम कह देते कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही चार्ज आते हैं उस पे। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिएगा, गैस के दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द प्रेशर ऑफ द गैस? गैसों के दाब को मापने के लिए किसका यूज किया जाता है? तो किसका किया जाता है? मैनोमीटर का, ठीक है। गैसियस प्रेशर के लिए जो कितना प्रेशर लगा है, मैनोमीटर से। बैरोमीटर किस काम आता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के काम आता है, वायुमंडलीय दाब को। लेक्सोमीटर है ना, देखो एक है लेक्टोमीटर, एक है लेक्सोमीटर। लेक्सोमीटर जो होता है वो जो अपनी जो स्कल्प होती है ना, एक खोपड़ी होती है, इस स्कल्प का की जो विशेषताएं होती हैं, फीचर्स होते हैं, उनको मापने का काम करता है। और खासकर किस में यूज किया जाता है? जब हेयर सर्जरी होती है, बालों की सर्जरी के लिए इसका यूज किया जाता है। क्लियर है? और लैक्टोमीटर जो होता है वो मिल्क की प्योरिटी मापने के काम आता है, दूध की शुद्धता को मापने के काम आता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, अगला है, एक्स किरणों के तरंग दैर्ध्य को
एक्स किरणों के तरंग दैर्ध्य को मापने के लिए कौन से उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो कौन से का उपयोग किया जाता है भाई एक्स किरणों के लिए? एक्स किरणों के लिए है वो ब्रेग स्पेक्ट्रोमापी का उपयोग किया जाता है। एक्स किरणों का मेजरमेंट करना होता ना, तो किसका मापते हैं? ब्रेग स्पेक्ट्रोमापी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमापी यानी मास द्रव्यमान का मेजरमेंट करता है। जीएम काउंटर जो है ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है भाई। जीएम काउंटर है वो रेडियो एक्टिविटी का मेजरमेंट करता है। किसका करता है? रेडियो एक्टिविटी का मेजरमेंट करता है। रेडियो एक्टिवता, रेडियो सक्रियता, रेडियो धर्मिता बोलते हो ना, इनका, जिनमें अल्फा बीटा और गामा रेडिएशन होती है, उनका मेजरमेंट करने का काम करता है। गाइगर मूलर नामक वैज्ञानिक ने खोजा था, तो उन्हीं के नाम पे जीएम काउंटर। साइक्लोट्रॉन है वो एक पार्टिकल्स है जो ट्रांसम्यूटेशन का काम करता है। खुद एक पार्टिकल्स है, कोई मापने वाला यंत्र नहीं है ये। अगला क्वेश्चन है, अल्फा कण किसके परमाणु का नाभिक होता है? पार्टिकल इज द न्यूक्लियस ऑफ वुच एटम? ऑक्सीजन, हीलियम, हाइड्रोजन, हीलियम। 2 बार दे दिया हीलियम को, है ना। तो हीलियम है वो हीलियम के नाभिक है। देखो सिंपल सी बात है, क्या पूछना चाह रहा है मैं बताऊं आपको कि अल्फा पार्टिकल है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? तो अल्फा पार्टिकल ऐसा लिखा हुआ होता है, वो अल्फा है। अल्फा एकमात्र ऐसा है जो रेज के रूप में, किरणों के रूप में भी होता है और जो कण के रूप में भी होता है। क्लियर है ना? तो अल्फा पार्टिकल्स है। हीलियम है वो क्या है? एक परमाणु है, एक एलिमेंट है, एक गैस है, कभी भी चार्ज नहीं आता है। लेकिन अल्फा को आपको रिप्रेजेंट करना हो तो हमेशा हीलियम +2 लिखा जाता है। तो इसका जवाब क्या होगा? हीलियम होगा। अगला क्वेश्चन थोड़ा लंबा है भाई। निम्न में से किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने ग्राफीन क्वांटम का उपयोग करके एक अल्ट्रासोनिक क्वांटम थर्मामीटर विकसित किया जो 27 डिग्री सेल्सियस से 196 डिग्री सेल्सियस के बीच ठीक मेजरमेंट करता है? ठीक है, तो ऐसा थर्मामीटर बनाया जो 27 डिग्री सेंटीग्रेड यानी रूम टेम्परेचर से लेके वो 196 डिग्री सेंटीग्रेड तक का मेजरमेंट, इसके बीच का मेजरमेंट वो कर सकता है। ठीक है, रिसर्च फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट डेवलप एन अल्ट्रासोनिक क्वांटम थर्मामीटर यूजिंग ग्राफीन क्वांटम डेटा विच कैन मेजर एग्जैक्टली बिटवीन 27 डिग्री सेंटीग्रेड टू 190 डिग्री सेंटीग्रेड। तो वो कौन सा है? वो पूछा, इंस्टीट्यूट का नाम पूछा है, संस्थान का नाम पूछा आपसे कि वो संस्थान कौन सा है। ठीक है, तो ये संस्थान है जामिया मिलिया इस्लामिया। ये नया बनाया है इन्होंने थर्मामीटर इसके बीच का। ठीक है, तो वो कौन सा है? जामिया मिलिया इस्लामिया। नाम से पता चल रहा है भैया, आपको क्या पता चल रहा है कि ये एक राष्ट्रीय नेशनल इस्लामी विश्वविद्यालय है। ठीक है, जो दिल्ली में स्थित है और उन्होंने इसको नए तरीके से खोजा है। अगला क्वेश्चन है, सिलिकॉन किसका पॉलीमर है? पॉलीमर टॉपिक है, बहुत अच्छा आता है आपके कि सिलिकॉन है वो किसका पॉलीमर है? सिलिकॉन इज द पॉलीमर ऑफ, किसका है? तो डाई क्लोरो ठीक है, किसका है? डाई एल्किल, जिसका फॉर्मूला क्या होगा? SiCH3 की होल 2Cl2। डाई एल्किल ये रहा, मैंने लिख दिया ना, डाई और CH3 एल्किल, डाई क्लोरो ये रहा, और सिलेन यानी सिलिकॉन, इसका पॉलीमर है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो, प्राकृतिक कोलॉइड कौन सा है? व्हाट इज द नेचुरल कोलॉइड? तो प्राकृतिक कोलॉइड इनमें से कौन सा है, आपसे ये पूछा है। ठीक है, देखिएगा कोलॉइड क्या होते हैं। पहले तो 3 तरह के सॉल्यूशन होते हैं। एक तो होता है ट्रू सॉल्यूशन, वास्तविक विलयन, एक होता है निलंबक सस्पेंशन, और एक होता है कोलॉइडल। ठीक है, कोलॉइडल के जो पार्टिकल्स की साइज होती है वो सस्पेंशन निलंबक से तो छोटी होती है और ट्रू या वास्तविक से बड़ी होती है। इसके सॉल्यूट की जो पार्टिकल्स की साइज होती है वो 10⁻⁷ मीटर से लेकर के 10⁻⁹ मीटर तक होती है। राइट? ठीक है, और प्राकृतिक कोलॉइड इसमें से कौन सा है? ब्लड है, जैसे दूध है, शाही इंक है, फ्रूट्स की जेली है, अपना ह्यूमन ब्लड है, टूथपेस्ट करते हो वो है। ठीक है, बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हैं जो कोलॉइड के सॉल्यूशन हैं, और आपको कोलॉइडल का पता होना चाहिए थोड़ा सा, है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विटामिन B12 में कोबाल्ट की मौजूदगी को सर्वप्रथम किसके द्वारा सिद्ध किया गया। देखो कितना अच्छा सा क्वेश्चन पूछा है ना, सबको पता होता है। देखो विटामिन B12 है, वो हर कोई स्टूडेंट बता देगा कि मैम कोबाल्ट होता है इसके अंदर, और कोबाल्ट होने के कारण इसका रासायनिक नाम क्या होता है, इसका केमिकल नेम क्या होता है, साइनोकोबाल्मिन, सबको आता है। लेकिन कि कोबाल्ट विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु पाई जाती है, कोबाल्ट मेटल होती है, ये किस टेस्टिंग से पता लगा, तो ये बोरेक्स बीड परीक्षण कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है, बोरेक्स बीड परीक्षण कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, तेल बिखराव के शोधन के लिए आनुवांशिक हेरफेर द्वारा प्राकृतिक आइसोलेटों से उत्पन्न किस जीवाणु प्रभेद का प्रयोग किया जा सकता है। विच बैक्टीरियल स्ट्रेन प्रोड्यूस from natural isolates can be used by genetic manipulation of treat oil spleen, nitromonas, pseudomonas, agrobacterium, clostridium। देखो हमेशा ना आइसोलेट की बात आ जाए ना तो ये सब क्या है, बैक्टीरिया है, ये सब के सब बैक्टीरिया का नाम है। तो इनमें से कौन सा बैक्टीरिया का यूज किया जाता है, स्यूडोमोनास का यूज किया जाता है। ठीक है, ये एग्जाम्पल में पढ़ोगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ठोस अपशिष्ट पर अप्रवेश्य पदार्थ के विलोपन को क्या कहा जाता है। व्हाट इज द डिसोल्यूशन ऑफ नॉन अब्जॉर्बेंट मटेरियल ऑफ सॉलिड वेस्ट। तो हमेशा उसको क्या कहा जाता है, ऊपर के भाग को पूछा है इसमें, तो उसको कैप्सूल या संपुटन कहा जाता है। हमेशा क्या कहा जाता है, कैप्सूल या संपुटन। अगला आपका आता है, जल उपचार में पराबैंगनी किरणों का प्रयोग किस रूप में किया जा सकता है। हाउ कैन अल्ट्रावायलेट रेज बी यूज्ड इन वाटर ट्रीटमेंट। तो किस प्रकार किया जाता है, वो रोगाणुनाशक या जर्मीसाइड के रूप में, जर्म्स को मारने, बैक्टीरिया को मारने के लिए उसका यूज किया जाता है। तो क्या जवाब होगा इसका, ए बिल्कुल। बैक्टीरिया से यदि जीवाणुओं को, बैक्टीरिया को हटाना है तो वो कौन सी किरणें करेंगी, यूवी रेज काम में आएंगी, पैराबैंगनी किरणों का यूज होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डीएनए में थायमिडिन होते हैं ना, जो नाइट्रोजनी क्षारक जो होते हैं, नाइट्रोजनी जो बेस होते हैं, थायमिडिन, पिरिमिडिन सुना होगा आपने, थायमीन, है ना, ये सब क्या होते हैं, नाइट्रोजनी बेस होते हैं, नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं। पूछा क्या है, डीएनए में थायमिडिन द्विभाजी संरचना किसके कारण होती है। व्हाट इज द कॉजेज बाय थायमिडिन बाइसेक्टर स्ट्रक्चर इन डीएनए, वो किसके कारण होती है, तो यूवी रेज के कारण होती है, अल्ट्रावायलेट किरणों के कारण होती है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन आता है, साइक्लोट्रॉन, नाम आया था ना, मैंने बोला था पीछे क्वेश्चन में कि ये तो एक पार्टिकल्स है। अब पूछा कि साइक्लोट्रॉन की खोज किसने करी थी, आविष्कार किसने किया। तो साइक्लोट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय अर्नेस्ट ओ लॉरेंस। तो साइक्लोट्रॉन को खोजने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका क्या नाम था, अर्नेस्ट ओ लॉरेंस थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका आता है, सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुना द्रव्यमान को क्या कहा जाता है। क्या पूछा है कि सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुना द्रव्यमान को क्या कहा जाता है। ये भाई आप किस में पढ़ोगे, ये जीके में पढ़ोगे क्वेश्चन की कौन सी सीमा, कौन सी रेंज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसको रमन सीमा या रमन रेंज के नाम से उसको जाना जाता है। ठीक है, रमन प्रभाव पढ़ते हो ना, वो वाला। अगला क्वेश्चन आता है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है। द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन ए सिंपल माइक्रोस्कोप। क्यों रखा जाता है सरल सूक्ष्मदर्शी में, क्यों, क्या देखते हैं कि सरल सूक्ष्मदर्शी में वो चीज दिख जाए, मतलब छोटी चीज को बड़ी में देखने के लिए तो यूज में लेते हैं ना। तो उस टाइम उस वस्तु को या उस जो ऑब्जेक्ट है उसको कहाँ रखा जाता है, तो लेंस और प्रकाश केंद्र के बीच रखा जाता है। बिटवीन द लेंस एंड द सेंटर ऑफ लाइट, दोनों के बीच में रखने पर छोटी वस्तु है वो क्या दिखाई दे जाती है, अपने को बड़ी दिखाई दे जाती है। क्लियर है। आप पढ़ते हो ना लेंस में, पढ़ते हो कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा, फोकस पर रखा तो प्रतिबिंब इमेज कहाँ बनी, आप पढ़ा करते हो ना। लेंस और मिरर में पढ़ते हो कि मिरर की बात करूँ तो कि फोकस पे रखा, इमेज कहाँ बनी, इन्फिनेटिव अनंत पर जाके बनी, अनंत पर रखा तो फोकस बिंदु पर उसका प्रतिबिंब बना, वो उससे लिया गया है ये, है ना। अगला क्वेश्चन है, विटामिन B7 का नाम क्या है। विटामिन B7 का नाम होता है बेटा बायोटिन, और
विटामिन B7 को विटामिन H के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? विटामिन H के नाम से। पायरोडॉक्सिन है वो किसका नाम है? वो विटामिन B6 का नाम है। एस्कॉर्बिक एसिड किसका नाम है? विटामिन C का नाम है। फिलोक्विनोन किसका नाम है? विटामिन K का नाम है। ठीक है, विटामिन K का नाम फिलोक्विनोन, नेफ्थोक्विनोन, एंटी हीमोफिलिक विटामिन, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर या रक्त स्कंदक कारक भी कहा जाता है। ये सब किसके नाम है? विटामिन के। ठीक है, और विटामिन B7 को विटामिन H भी कहा जाता है और बायोटिन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला है प्रकाश संश्लेषण तेज होता, फोटोसिंथेसिस इज फास्ट रैपिड, किसमें होता है? कौन से रंग में सबसे ज्यादा होता है? देखो पूरा मैं एक सीक्वेंस बता दूं, 3 कलर का हमेशा या तो सबसे ज्यादा का पूछा जाएगा या सबसे कम का पूछा जाएगा। फोटोसिंथेसिस जो है वो सबसे ज्यादा इन रेड लाइट, लाल प्रकाश में होता है। देखो सबसे ज्यादा वो रेड में होता है, उसके बाद वो होता है वोयलेट कलर में, जिसको बैंगनी रंग बोल देते हो ना, उसमें होता है। और सबसे कम कौन सी लाइट में होता है? ग्रीन में, हरे प्रकाश में सबसे कम होता है। ठीक है ना, हरा प्रकाश है वो लाइट का क्या कर देता है? सनलाइट का सबसे ज्यादा क्या करता है? रिफ्लेक्शन करने का काम करता है। तो सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस रेड कलर में, उसके बाद वोयलेट बैंगनी में होता है और सबसे कम हरे रंग में होता है। अगला आता आपका प्राकृतिक कृषि का अन्वेक्षक है। अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक कृषि का अन्वेक्षक पूछा है कि कौन है? तो क्या क्या नाम दिया हुआ? मसानोबु फुफुका, MS रंधवा, MS स्वामीनाथन, नॉर्मल बोरलॉग। तो इसका कौन होगा भाई? मसानोबु फुफुका है। ठीक है, स्वामीनाथन तो जो ग्रीन जो श्वेत क्रांति या पढ़ते हो ना, उसके अंदर आता है आपका। तो ये वैसे तो जीके का क्वेश्चन है, पर ठीक है हमने देख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। प्राकृतिक कृषि का अन्वेक्षक कौन है? द एक्सप्लोजर ऑफ नेचुरल एग्रीकल्चर इज मसानोबु फुफुका है इसका। ठीक है, ये NTPC DTS 2 की जो मॉक टेस्ट था उसका हमने एनालिसिस करके देखा। इस तरह आप जुड़े रहिए, हमारे वीडियोज आप तक पहुंचते जाएंगे, साथ साथ आप प्रैक्टिस करते रहिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू बेटा, बाय। हमारे चैनल को फॉलो करें, पावर माइंड इंस्टीट्यूट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।